हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 8 में हैं। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था बॉन्ड्स का और आयनिक बॉन्ड के डिटेल में गए थे। फजान रूल और उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। लैटिस एनर्जी है ना, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन रेडियस, आयनिक कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर, रिड्यूसिंग एजेंट, मेल्टिंग पॉइंट है ना, सॉल्युबिलिटी, बहुत सारी बातें की थी आयनिक बॉन्ड्स में। आयनिक बॉन्ड्स में खत्म कर चुका हूं। अब सेकंड चीज जो मैं शुरू किया मैंने, वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में कम से कम हमको 4 थ्योरीज पढ़नी है ना, लेविस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें से भी पिछले लेक्चर में मैंने लेविस थ्योरी खत्म कर दी है, तो आज हम लोग सेकंड थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। तो इस थ्योरी की हम लोग शुरुआत करेंगे और मुझे लगता है कि 1-2 लेक्चर इसमें लग जाएगा। तो लेक्चर 8 है ये, लेक्चर 8, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात की जाए, इसमें मैं लगभग आपको है ना 5-6 पॉइंट्स बताऊंगा कि इस थ्योरी क्या क्या कहती है। जो पहले जैसे लेविस थ्योरी में था कि लेविस थ्योरी बात करती थी कि चूंकि नोबल गैसेस स्टेबल होते हैं तो उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हर चीज इस दुनिया में 8 इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करती है, या वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तमाम चीजें जो लेविस थ्योरी में थी, मैक्सिमम चीजें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी हैं, लेकिन लेविस थ्योरी ऑर्बिटल्स की बात नहीं करता था है ना, और यहाँ पे ऑर्बिटल्स के लेवल पे अब बातचीत होगी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी वही चीजें हैं। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलके शेयरिंग करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक एटम एक दे रहा है, दूसरा एटम एक दे रहा है, मिलकर शेयरिंग करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। पर इस बार कोवलेंट बॉन्ड बनने का रीजन बताया गया, कैसे बनता है, प्रोसेस बताया गया। और आपको याद होगा कि लेविस थ्योरी की एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि लेविस थ्योरी कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो क्यों हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बने हुए बॉन्ड से डिफरेंट है, जबकि दोनों में तो 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो लेविस थ्योरी सिंगल बॉन्ड्स में इतना डिफरेंस क्यों होता है, जबकि दोनों सारे सिंगल बॉन्ड्स 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ही बनते हैं, फिर इतना डिफरेंस क्यों होता है? इस चीज को लेविस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। कैसे, समझिए। पहली चीज तो ये थ्योरी ये कहती है कि अब इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होंगे। जिन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी तो वो ऑर्बिटल्स के पार्शियल ओवरलैप से होगी। तो पहली चीज क्या है इस थ्योरी की कि एक एटम है, ये एक एटम का ये एक सबशेल है, ऑर्बिटल है, और ये दूसरे एटम का है एक ऑर्बिटल है। अब जब भी बॉन्ड बनना होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या ये दोनों एक दूसरे को से ओवरलैप करेंगे और ये पार्शियल ओवरलैप होगा, और इस ओवरलैप रीजन में को ऐसे दिखाते हैं, पार्शियल ओवरलैप होगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट है कि कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू partial overlap of orbitals, ठीक है। तो ये जो बनते हैं ये ऑर्बिटल्स के पार्शियल ओवरलैप से बनते हैं। ये इस थ्योरी का पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या कि वही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिनमें पेयर्ड होगा वो ओवरलैप करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का दूसरा पॉइंट है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं मान लीजिए मैं फ्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5, कुछ इस तरह से 1s2 2s2 2p5। अब ये आपका हो गया px, py, pz मान लीजिए, ठीक है। तो किसी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है,
तो अगर दो फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड बनाने जाएगा तो इनकी तो बात ही नहीं है, ये तो लेविस थ्योरी में ही क्लियर हो गया था कि इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। वैलेंस शेल में भी यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स में से वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, इन 7 में से वही इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी 2 फ्लोरीन एटम के सिर्फ ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए एक फ्लोरीन, तो आप बनाएंगे, आपको सब बनाने की जरूरत भी नहीं है इस थ्योरी में। ये एक फ्लोरीन है, ये दूसरा फ्लोरीन एटम है, और इन दोनों फ्लोरीन एटम में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो खाली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ही बॉन्डिंग करेंगे। ये दोनों ओवरलैप करेंगे और कुछ पार्शियल ओवरलैपिंग होगी और कुछ इस तरह का हिसाब किताब होगा। ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो ये आपका फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या सीखा हम लोगों ने? सेकंड पॉइंट सीखा कि ओनली दोज ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप, ओनली दोज ऑर्बिटल्स will overlap which have unpaired electrons, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, ठीक है। या वेकेंट ऑर्बिटल्स भी करते हैं, आगे केस आएगा तो मैं बताऊंगा ना, वेकेंट भी कर सकते हैं, पेयर्ड भी करते हैं, लेकिन आमतौर पे जनरल 99.99% केसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करते हैं। तीसरी बात क्या है इस थ्योरी में, जो लेविस थ्योरी में जो डिस्क्रिपेंसी थी उसको इस थ्योरी में दूर किया गया। कैसे? लेविस थ्योरी यही नहीं बता पाती थी कि हर सिंगल बॉन्ड डिफरेंट क्यों है, क्योंकि सब तो 2 ही इलेक्ट्रॉन से बना है अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसका एक्सप्लेनेशन आया, ये आया कि अलग अलग बॉन्ड अलग अलग ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनता है, इसलिए अलग अलग सिंगल बॉन्ड्स अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि एसएस ओवरलैप से बना हुआ सिंगल बॉन्ड डिफरेंट होगा और पीपी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना हुआ सिंगल बॉन्ड डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि ये जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, चाहे एसएस बॉन्ड है चाहे पीपी बॉन्ड है, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि कितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है। जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, हद, जितना ज्यादा हद तक ओवरलैप होगा उतना बॉन्ड जो है वो क्या माना जाएगा? स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। तो तीसरी बात क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड depends on extent of overlap, depends on extent of overlap, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, किस हद तक ओवरलैपिंग है इस पर डिपेंड करेगा। फॉर इंस्टेंस एस एस ओवरलैप, अगर एस एस ओवरलैप होता है तो मैं आपको बताऊं एस एस ओवरलैप कम होता है, ऑलमोस्ट लाइक 1/3 ही ओवरलैप करता है, यानी 33.33% ओवरलैप होता है इसमें, 33.33% ओवरलैप होगा, ठीक है। तो एस एस ओवरलैप जो है वो 33.33% होता है, जबकि अगर एस पी ओवरलैप होगा, एस पी, तो एस का 33 लेकिन पी का लगभग 50% ओवरलैप हो जाए, ठीक है। तो ये जो ओवरलैप हुआ है इसमें पी का ओवरलैप लगभग 50% होगा और एस का ओवरलैप लगभग 33.33% होगा। तो यहाँ पे कहते हैं पी ज्यादा ओवरलैप किया है तो हल्का सा ये बॉन्ड जो है इससे मजबूत होगा। और अगर आप यही बात पी और पी ऑर्बिटल के ओवरलैप की करेंगे, कि एक पी ऑर्बिटल ये है और दूसरा पी ऑर्बिटल ये है, तो दोनों लगभग 50% ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस दोनों का 33 है, यहाँ इसका 33, इसका 50% ओवरलैप है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप पी का बड़ा, और यहाँ पे दोनों का 50% ओवरलैप है, तो ये ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है, तो ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के 3 बातें सीखी। पहला सीखा कि बॉन्ड बनते समय ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना जरूरी है और ऑर्बिटल्स पार्शियली ओवरलैप करते हैं। दूसरी बात, ऑर्बिटल्स वही ओवरलैप करेंगे बॉन्डिंग के लिए जिसमें अयुग्मित या अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और तीसरी बात क्या मैंने बताया कि जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप होगा उतना बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होने की संभावना है, ठीक है। अब चौथी बात क्या, चौथी बात यह है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की का जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि बॉन्डिंग दो तरह से होगी, दो तरह से होगी। या तो दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, या तो दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर इंस्टेंस ऐसा कि ऐसा हो जाए कि एक ऑर्बिटल ये है और दूसरा ऑर्बिटल ये है और दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, और क्या बनता है, इसमें इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों ऑपोजिट स्पिन में है। ऑपोजिट स्पिन में होना जरूरी है, सेम स्पिन में होने से दिक्कत है, अनस्टेबल हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये चीज दो, ठीक है, दो हो जाएगा। और क्या, या फिर ऐसे हो जाए कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है और एक में कुछ नहीं है, ये भी चलता है, ठीक है, एक में कुछ नहीं है तो भी ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलाउड है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह का ओवरलैप अलाउड है। और आपको पता भी है कि इस तरह से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट होगा, और इस तरह से जो बनेगा जिसमें है ना दो इलेक्ट्रॉन एक में और एक में कुछ नहीं है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या सीखा यहाँ पे, मैंने सीखा कि और ऑर्बिटल ओवरलैप जब भी करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट स्पिन में होना चाहिए, और ऐसा ओवरलैप हो सकता है कि दोनों ऑर्बिटल में एक एक हो या एक में दो हो और एक में एक हो, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा क्या, कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी the orbitals which overlap must have electrons in opposite spin, yeah, spin must have, according to valence bond theory, the orbitals which overlap must have one electron in each orbital, in opposite spin, ठीक है। या तो ये हो और या और one orbital should have two electrons in opposite spin, two electrons in opposite spin। तो आपके पास है ना दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑपोजिट स्पिन में होना चाहिए, एंड अनदर वन शुड बी वेकेंट, एंड अनदर ऑर्बिटल शुड बी वेकेंट। तो यही दो केसेस हैं, शुड बी वेकेंट होना चाहिए। तो बच्चों ये दो केसेस हैं जो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल्स जो हैं जो भी ओवरलैप कर रहे हैं उनमें ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं या तो उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो और दोनों ऑपोजिट स्पिन में होना जरूरी है, या एक में दो हो और एक में बिल्कुल ना हो, और जिसमें दो है वो भी ऑपोजिट स्पिन में होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम स्पिन में हो जाएंगे तो मैग्नेटिक रिपल्शन शुरू हो जाएगा और चीजें अनस्टेबल हो जाएंगी। और ऐसे भी आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में, खैर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो ना एटम के लिए था, मॉलिक्यूल के लिए नहीं था, लेकिन आप उस चीज को यहाँ पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि एक ही ओवरलैप्ड ऑर्बिटल में दोनों लोग का सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात क्या, पॉइंट नंबर 5 हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है, जब भी एक्सियल ऑर्बिटल्स एक्सियली ओवरलैप करते हैं, एक्सियल ओवरलैप का मतलब हो गया कि दोनों जो है क्या है ना, दोनों के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक ही हो, तो उसको एक्सियल ओवरलैप कहते हैं। और एक्सियल ओवरलैप से जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो सब सिग्मा बॉन्ड के कैटेगरी में आते हैं। तो
सिक्स्थ पॉइंट क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे एक पी ऑर्बिटल आपने लिया ये और ये दूसरा पी ऑर्बिटल लिया आपने, ये दोनों अगर एक्सियली ओवरलैप कर जाए, दोनों का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सेम हो, ठीक है, एक्सियली ओवरलैप करते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है, ध्यान दीजिएगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो आपका सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। ये जो बॉन्ड बनेगा ऐसे, इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और याद रखिए जो ओवरलैप्ड रीजन है सिग्मा बॉन्ड में वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही लाई करता है। ये आपका ओवरलैप्ड रीजन है, दिस इज ओवरलैप्ड रीजन जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही लाई करेगा। और इस तरह के ओवरलैप को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सियल ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैप कहा जाता है। तो यहां पर मुझे सीखने को एक और बात मिली क्या, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, ये पहला एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल 1 कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं कि एसएस ऑर्बिटल से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है अगर ये ऐसे ये कितने टाइप के ओवरलैप होते हैं ये मेरा अगला टॉपिक है, उसमें मैं और डिटेल में जाऊंगा तो बताऊंगा। ये पी है मान लीजिए, तो आप देख सकते हैं अभी भी इनका जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो सेम लाइन में, और अगर ये दोनों मिलके ओवरलैप करेंगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ऐसा बनेगा। और ओवरलैप्ड रीजन जो है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ही लाई करेगा, ऐसे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ही लाई करेगा ओवरलैप्ड रीजन, ठीक है। दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ही ओवरलैप्ड रीजन लाई करेगा, और ये भी आपका कैसा कहलाएगा, एक्सियल ओवरलैप कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह के बॉन्ड्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं, इसको आप सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। जो बॉन्ड एक्सियल ओवरलैप से बनते हो, यानी जो बॉन्ड ऐसे हो जिनमें ओवरलैप रीजन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे लाई करता है, उनको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को भी आप सिग्मा बॉन्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखाना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ कि all bonds which are formed by axial overlap, of orbitals are called sigma bond। बहुत तरह के सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने तरह के सिग्मा बॉन्ड होते हैं इस पे मैं बातचीत करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। कितने टाइप के ओवरलैप होते हैं इस पे बातचीत होगी। 5 बात हो गई। छठी बात क्या, छठी बात ये है, 6th पॉइंट, पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड की बात की जाए तो पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो जब भी लैटरल ओवरलैप हो, लैटरल ओवरलैप का मतलब होता है कि दोनों ऑर्बिटल्स जो है ना एक दूसरे के पैरेलल हो और ऐसे ओवरलैप करें लैटरली। तो अगर याद रखिए लैटरल ओवरलैप होता है, मान लीजिए एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, और ये 2 पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे से लैटरली ओवरलैप करने जा रहे हैं, तो होता क्या है, कुछ ऐसा होता है। ऐसा, ये लैटरल ओवरलैप कहा जाता है इसको। और ये जो ओवरलैप्ड रीजन है ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे लाई नहीं करता। इस तरह के ओवरलैप को हम लोग लैटरल ओवरलैप कहते हैं, लैटरल ओवरलैप। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि इनका जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ये और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है इनका ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से कहेंगे जिसपे ना ऑर्बिटल लाई करता है जिस एक्सिस पे, जैसे इसको अगर आप एक्स एक्सिस है तो इसको पी एक्स कहेंगे, वाई एक्सिस है तो इसको पी वाई कहेंगे। तो जहां से जिस एक्सिस से उसका नाम डिराइव होता है उसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इस तरह के ओवरलैप जो है वो लैटरल ओवरलैप कहलाते हैं। और होता क्या है, बेसिकली ऐसा हो जाता है कि ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ऐसे मर्ज कर जाते हैं, ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे ये इसके साथ ऐसे पूरा मर्ज कर जाता है ऐसे। तो बेसिकली है ना, किताबों में आप देखेंगे तो इसको ऐसे ड्रॉ किया रहता है, क्या ये ऐसे हो जाएगा, ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में मर्ज रहेगा ऐसे, ऐसा, ठीक है। इसको आप पाई बॉन्ड कहते हैं, दिस कॉल्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली इसको पी पाई बॉन्ड कहेंगे
क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड कई तरह के होते हैं, इसके बारे में मैं अभी बातचीत करूंगा आपको। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये दो p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बना है, इसलिए इसको p पाई बॉन्ड कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा वही यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऑल बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय लैटरल ओवरलैप, एक्सियल की जगह क्या लिखूंगा मैं, लैटरल ओवरलैप आर कॉल्ड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, और पाई बॉन्ड्स बहुत तरह के होंगे, कितने तरह के होंगे इसमें बातचीत करूंगा। तो मैं लिख सकता हूं ऑल bonds which are formed by lateral overlap of orbitals are called pi bonds, are called pi bonds। ठीक है, इनको आप पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो बेसिक चीजें थी वो आपको बता दी। मैंने बताया आपको कि कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है अब वो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से नहीं बनता है, दो ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। ऑर्बिटल्स जो है वो पार्शियल ओवरलैप करते हैं। दूसरी बात बताई थी मैंने कि खाली वही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरी बात मैंने बताई कि जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होगा उतना बॉन्ड मजबूत माना जाएगा इस थ्योरी में। चौथी बात बताई मैंने कि जो भी लोग ओवरलैप करें उनमें चीजें ऐसी हों कि मिलने के बाद चीजें ऑपोजिट स्पिन में हो। पांचवी बात मैंने बताया कि अगर एक्सियल ओवरलैप होगा तो बॉन्ड कोई भी होगा उसको हम सिग्मा बॉन्ड की कैटेगरी में डालेंगे। और छठी और आखिरी बात इस थ्योरी की मैंने बताई कि जो भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे अगर लैटरल ओवरलैप करते हैं, लैटरल ओवरलैप का मतलब होता है कि उनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो एक दूसरे से पैरेलल होगा। तो अगर ऐसा ओवरलैप होता है तो वो सारे बॉन्ड पाई बॉन्ड्स की कैटेगरी में आएंगे। तो यहां तक मैंने आपको बेसिक जो थ्योरी के पॉइंट्स है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट्स है, पोस्टुलेट्स है, वो मैंने आपको बता दिए। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कितने तरह के ओवरलैप्स होते हैं, कितने तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिए कि आपको इस चीज का अब जवाब मिल रहा है जो लेविस थ्योरी में नहीं मिला था कि हर सिंगल बॉन्ड दूसरे से अलग क्यों होता है। इसलिए अलग होता है क्योंकि अलग अलग ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और अलग अलग ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप करते हैं सबकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप अलग अलग होता है, इसलिए सारे सिंगल बॉन्ड्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं कितने तरह के ओवरलैप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ओवरलैप। अब कितने तरह टाइप्स ऑफ ओवरलैप का मतलब वही हो गया कितने तरह के बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओवरलैप मतलब कितने तरह के बॉन्ड बने, जितने टाइप के ओवरलैप होंगे उतने तरह का बॉन्ड बनेगा। तो पहला टाइप क्या है, दो s ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप करेंगे तो एक ही तरह से कर सकते हैं क्योंकि इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो यही रहेगा। ठीक है, तो अगर ये ओवरलैप करते हैं ऐसे ओवरलैप करते हैं तो ये जो रीजन है ये है ना ऐसे हो जाएगा और ये आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, इसको आप सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड जो है एसएस ओवरलैप से बना हुआ सिग्मा बॉन्ड है, ऐसे कहा जाएगा कि ये एसएस ओवरलैप से बनने वाला सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो पहला एसएस ओवरलैप का सिग्मा बॉन्ड, जनरली इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। दूसरा एक एस है और अगला पी है, मान लीजिए है ना, अगला पी है, पी ऑर्बिटल है। दोनों ओवरलैप अगर करते हैं तो क्या होगा, तो अगर एक एस है और दूसरा पी है तो ऐसा हो जाएगा। ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसको हम कहेंगे, ये दूसरे तरह का सिग्मा बॉन्ड, ये एसपी ओवरलैप से बना हुआ सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो ये दूसरे तरह का सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो मैं दिखा रहा हूं कि लेविस थ्योरी में जो प्रॉब्लम थी वो यहां सॉल्व हो रही है कि भले ही कहने को सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है, भले ही कहने को सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं, लेकिन सब सिग्मा बॉन्ड से डिफरेंस होगा। एसएस ओवरलैप से बना सिग्मा बॉन्ड डिफरेंट होगा और एसपी ओवरलैप से बना सिग्मा बॉन्ड डिफरेंट होगा। ठीक है, अब तीसरी बात क्या, ये तो हो गया एसएस ओवरलैप और एसपी ओवरलैप। पीपी ओवरलैप दो तरह से हो सकता है, एक अभी मैंने बताया भी था, एक पीपी ओवरलैप जो है ऐसे हो सकता है कि दोनों पी ऑर्बिटल्स एक्सियली ओवरलैप करें ऐसे। इस केस में जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इस केस में जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो ऐसा होगा।
ऐसा होगा क्या? ये भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा और ये P और P के ओवरलैप से बना हुआ सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, P और P के ओवरलैप से बना सिग्मा बॉन्ड होगा। दूसरी चीज तो ये PP ओवरलैप से बना सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ऐसे ही P ऑर्बिटल S अनलाइक S ऑर्बिटल, देखिए S ऑर्बिटल डायरेक्शन नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है हर दिशा में। तो ये कैसे भी ओवरलैप करे, कल को ये ऑर्बिटल ऐसे आके भी ओवरलैप करेगा ऊपर से भी, तो हम इसको एक्सिस मान लेंगे, क्योंकि इसकी तो एक्सिस कोई भी हो सकती है, नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन P ऑर्बिटल का डायरेक्शन होता है, ये इसी दिशा में है, इस दिशा में नहीं है, इस दिशा में नहीं है। ठीक है, तो ये डायरेक्शनल बॉन्ड्स हैं सारे। ठीक है, डायरेक्शनल होते हैं P ऑर्बिटल्स। तो P ऑर्बिटल चूंकि डायरेक्शनल होते हैं इसलिए दो तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं। S चूंकि नॉन डायरेक्शनल होता है इसलिए सिर्फ एक ही तरीके से ओवरलैप कर सकता है, जिस भी तरीके से करेंगे यही मिलेगा आपको। लेकिन P ऑर्बिटल में ऐसा नहीं है, P ऑर्बिटल में एक्सियल ओवरलैप भी होता है। अब जैसे ये सारे एक्सियल ओवरलैप है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो सेम है, एक्सियल ओवरलैप। ये भी एक्सियल ओवरलैप। ठीक है, ये भी एक्सियल ओवरलैप है। लेकिन चूंकि ये डायरेक्शनल है तो दो तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं, ये भी एक्सियल ओवरलैप है। ठीक है, चौथी चीज लैटरल ओवरलैप। लैटरल, तो लैटरल ओवरलैप कैसे होता है, ऐसे है। लैटरल ओवरलैप, ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए ये इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं, भले मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है, इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है इसका ये है और इसका ये है, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। अब ये दोनों ऐसे जब ओवरलैप करते हैं, तभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये बनता है, फाइनली ये बनेगा ऐसे, ये दोनों मर्ज करके, दोनों ओवरलैप करके मर्ज कर जाएंगे। और ऐसा लगता है जैसे दो बीन्स, जैसे बीन शेप्ड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे यहां पे, बीन के शेप के। बीन का मतलब होता है राजमा, तो राजमा के शेप का हो जाएगा, ये बीन्स के शेप का हो जाएगा। और ओवरलैप रीजन जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लाई नहीं करता, इसलिए इस तरह के ओवरलैप को लैटरल ओवरलैप कहते हैं। तो इस बॉन्ड को ना, है ना, पाई बॉन्ड कहा जाएगा। तो ध्यान रखिए, जहां पर ओवरलैप रीजन एक्सिस पे लाई करेगा उसको हम लोग लैटरल ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप कहेंगे। और जहां ओवरलैप रीजन एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, ऊपर नीचे लाई करेगा, या ऐसे समझिए कि एक्सियल ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड और लैटरल ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनते हैं। तो ये पाई बॉन्ड है विच इज फॉर्म्ड बाय लैटरल ओवरलैप, लैटरल ओवरलैप से बना हुआ है। ठीक है, और ये जो है पी पाई बॉन्ड कहा जाएगा। ठीक है, पी पाई बॉन्ड कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका लैटरल ओवरलैप से बना पाई बॉन्ड है, बहुत स्पेसिफिक होंगे, अब इसको पी पाई बॉन्ड कहेंगे। तो ये मैंने अब तक 4 बॉन्ड बता दिए, मेजर 4 बॉन्ड। पांचवा बॉन्ड क्या? पांचवा बॉन्ड है, अगर एक पी ऑर्बिटल है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक पी ऑर्बिटल मौजूद है और वो अगर पी ऑर्बिटल का तो खैर ये एक्सिस हो गया, और अगर एक डी ऑर्बिटल मौजूद है, डी ऑर्बिटल इसे कहते हैं आप, डबल शेप होता है। ठीक है, अगर ये डी ऑर्बिटल मौजूद है, ये दोनों भी ओवरलैप कर सकते हैं। अगेन ये भी एक तरह का लैटरल ओवरलैप है। ठीक है, लैटरल ओवरलैप है। तो इस ओवरलैप की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये पी हो गया और ये डी हो गया। डी हो गया। और इस तरह का जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है तो ये भी पाई बॉन्ड ही। ठीक है, ये भी पाई बॉन्ड है, पर स्पेसिफिकली इसको हम पी पाई, पी ऑर्बिटल का की वजह से पी पाई और डी ऑर्बिटल की वजह से डी पाई। ये पी ऑर्बिटल है और ये डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसको पी पाई डी पाई बॉन्ड कहा जाता है। और ये भी लैटरल ओवरलैप है, क्योंकि इस एक्सिस के ऊपर ये और ये ओवरलैप रीजन लाई नहीं कर रहे हैं या लैटरली ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है आपका लैटरल ओवरलैप होगा। इट इज
लैटरल ओवरलैप। ठीक है, इसको लैटरल ओवरलैप कहा जाएगा। इसी तर्ज पर छठा बॉन्ड जो है वो आपका डी पाई भी हो सकता है। क्या? ऐसा कुछ मान लीजिए ये एक डी ऑर्बिटल है और एक ये डी ऑर्बिटल है, ऐसा है। ठीक है, ये दो डी ऑर्बिटल्स हैं और ये दोनों डी ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप करेंगे और यहां पर ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल हो जाएगा, दोनों डी ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे भी जो ओवरलैप रीजन है वो एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, तो और एक तरह से ये भी लैटरली ही ओवरलैप कर रहा है ना, दो लैटरली ओवरलैप। एक्चुअली मतलब एक लाइन में होना, और लैटरली जो एक लाइन में नहीं है, अगल बगल से ओवरलैप कर रहा है, तो ये भी एक लैटरल ओवरलैप है। ये भी बॉन्ड पाई बॉन्ड की ही कैटेगरी में आएगा, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? डी पाई बॉन्ड कहेंगे इसे। ठीक है, डी पाई बॉन्ड कहा जाएगा, और ये बॉन्ड भी आपका लैटरल ओवरलैप से बना हुआ है, लैटरल ओवरलैप से बना हुआ है। ठीक है, तो अब तक मैंने ये 6 बॉन्ड बताया, ये 6 बॉन्ड ही आपके कोर्स में। ठीक है, इस 6 बॉन्ड के अलावा कोई 7वां बॉन्डिंग आपको नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ किताबों में 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा दिए रहते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं उस पर, तो जस्ट आपकी जानकारी के लिए, इट्स जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैं आपको डेल्टा बॉन्ड और 5 बॉन्ड भी बता देता हूं। ठीक है, क्या होते हैं। तो अगर दो डी ऑर्बिटल्स एक दूसरे से, जैसे अभी क्या था कि कुछ इस तरह का था कि एक डी ऑर्बिटल ऐसे है, एक डी ऑर्बिटल ऐसे है। ठीक है, ये एक डी है, ये एक डी है, और ये ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे 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 ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन कल को ऐसा हो सकता है कि ये आमने सामने हो जाए, और ये आमने सामने होने पे ऐसे ओवरलैप करे। क्या? कि ये लोब इसके साथ, ये लोब इसके साथ, ये लोब इसके साथ, ये लोब इसके साथ, दिखा रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे ओवरलैप करें। ठीक है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। तो अगर इस तरह का ओवरलैप होता है 2 डी ऑर्बिटल्स के बीच में, जैसे क्या, ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए, आने की संभावना कम है। तो मान लीजिए एक डी ऑर्बिटल है और ये दूसरा डी ऑर्बिटल है, ये दूसरा डी ऑर्बिटल है। अब ये वाला लोब इससे आमने सामने, ये एक्चुअली बोर्ड की वजह से ऐसे दिख रहे हैं, आमने सामने ऐसे ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। ये वाला लोब इसके साथ, ये वाला लोब इसके साथ, नीचे वाला लोब इसके साथ, और ये वाला लोब इसके साथ। ये लोब इसके साथ करे, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। ठीक है, लैटरली ओवरलैप करे, तो इस बॉन्ड को हम लोग डेल्टा बॉन्ड कहते हैं, डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए है। ठीक है ना, डेल्टा बॉन्ड कहा जाता है। और डेल्टा बॉन्ड जो है 2 डी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से होता है। ऐसे ही अगर 2 एफ ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाते हैं, एफ ऑर्बिटल्स लीफ लाइक होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए ऐसा दिखते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। 2 एफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनमें भी ऐसा हो जाए कि ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये भी आमने सामने है, आमने सामने ऐसे है ना, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ ओवरलैप कर जाए, तो इस बॉन्ड को हम लोग फाई बॉन्ड कहते हैं। इसको हम लोग फाई बॉन्ड कहते हैं। मैं फिर कह दूं कि डेल्टा और फाई बॉन्ड कोर्स में नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में इस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये उसे पढ़ाया क्यों नहीं गया। तो मैंने यहाँ पे बहुत साफ साफ लिख दिया है कि आपके कोर्स में नहीं है, जस्ट आपकी जानकारी के लिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन ऐसा होता है। ठीक है, तो इतने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि कितने तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने तरह के ओवरलैप्स होते हैं और कितने तरह के बॉन्ड बनते हैं। मैंने लगभग आपको 8 तरह के बॉन्ड बताए। एसएस ओवरलैप से बनने वाला सिग्मा बॉन्ड, एसपी ओवरलैप से बनने वाला सिग्मा बॉन्ड, पीपी का सिग्मा बॉन्ड, पीपाई बॉन्ड, पीपाई डीपाई बॉन्ड, डीपाई बॉन्ड, और डेल्टा बॉन्ड और फाई बॉन्ड। इतना तो है।
अब ध्यान बस एक चीज और इस लेक्चर में रह गई है क्या, कि क्या प्रोहिबिशन है बॉन्डिंग करते वक्त वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, क्या प्रोहिबिशन है। तो प्रोहिबिटेड ओवरलैप क्या है, क्या आपको नहीं करना है, यह भी पता होना चाहिए। प्रोहिबिटेड ओवरलैप्स, प्रोहिबिटेड ओवरलैप्स, क्या प्रोहिबिटेड ओवरलैप्स है। पहला प्रोहिबिटेड ओवरलैप यह है कि अगर एक s है, s ऑर्बिटल है, और दूसरा p ऑर्बिटल है, तो कभी भी इन s और p मिलकर पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये अलाउड नहीं है। मतलब क्या, ऐसा आप नहीं कर सकते कि सर हम इनको लैटरली ओवरलैप करने दे रहे हैं, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऑर्बिटल, थोड़ा सा मैंने जानबूझ के इसको और बड़ा बना दिया है, p ऑर्बिटल को छोटा भी बना सकते हैं आप। ये p है और ये p ऑर्बिटल, ये s है, और p जो है कुछ ऐसा हो जाए, तो ये ओवरलैप अलाउड नहीं है। ये एक तरह से पाई की तरह है, क्योंकि जो न्यूक्लियर एक्सिस है उस पे ओवरलैप्ड रीजन लाई नहीं कर रहा है, तो ये पाई बॉन्ड जैसा है। और अगर ये होता तो इसको शायद एस पाई पी पाई बॉन्ड कहते हैं, लेकिन एस पाई पी पाई बॉन्ड अलाउड नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बहुत कम होगा, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस काफी करीब आ जाएंगे, काफी करीब आएंगे तो बहुत रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बॉन्डिंग स्टेबिलिटी के लिए की जाती है, इसलिए नहीं बॉन्डिंग करते हैं कि चीजें अनस्टेबल हो जाए। तो यहां पे मैं लिखना चाहता हूं कि एस एंड पी ऑर्बिटल्स don't overlap laterally because their nucleus will come very close to each other, very close to each other, which will very close to each other, which will increase repulsion and will decrease extent of overlap making। और आप जानते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम होगा तो बॉन्ड जो है वो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो विल डिक्रीज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप मेकिंग अ वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड क्यों बनाना, बॉन्डिंग तो स्ट्रांग होने के लिए की जाती है, तो इसलिए ये प्रोहिबिटेड है, मना है, ऐसा आप नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, इस तरह का ओवरलैप 90 डिग्री पे पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैप नहीं होगा। या तो आप एक्सियली ओवरलैप करिए या लैटरली करिए, ऐसा ओवरलैप अलाउड नहीं है 90 डिग्री पे या किसी और एंगल पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये और ये अलाउड नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा और ये फिर सीधे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें सोचना ही नहीं है। क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या अलाउड नहीं है, तो याद रखिए, इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी p ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप एक्सियली और लैटरली। ठीक है, एक्सियली और लैटरली। ठीक है, तो ये एक्सियली और लैटरली ही ओवरलैप करते हैं, इनके लिए और कोई कॉन्फ़िगरेशन अलाउड नहीं है। तो इन वीबीटी पी ऑर्बिटल कैन ओवरलैप एक्सियली और लेटरली, एक्सियली एंड लेटरली। ऑल अदर ओवरलैप्स आर नॉट अलाउड या आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, मना होता है।
ना, बिकॉज वो स्टेबल नहीं बनाता, इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, बिकॉज इट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो मैंने यहां पे आपको 3 चीजें इस लेक्चर में पढ़ाई हैं, बहुत आराम से हम लोगों ने बातचीत की कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं, इस पे बात किया। मैंने ये भी बताया कि कितने तरह के ओवरलैप्स होते हैं, यानी कितने तरह के बॉन्ड्स बन सकते हैं वीबीटी में, पता चला। ये भी पता चला कि लेविस थ्योरी की जो कमी थी कि वो हर सिंगल बॉन्ड एक जैसा दिखता था उसमें, लेकिन यहां हर सिंगल बॉन्ड अलग अलग क्यों होता है, इसका आंसर हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मिल गया। ठीक है, तो कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स, वो हमने पढ़ लिया। और तीसरी चीज क्या पढ़ी हम लोगों ने, पढ़ा कि क्या प्रोहिबिशन है इस थ्योरी में, आप एस और पी से मिलकर पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, या फिर है ना एक्सियली और लैटरली ओवरलैप के अलावा आपके पास एक्सियल और लैटरल ओवरलैप के अलावा आपके पास पी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराने का कोई और तरीका नहीं है। अब देखिए, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो कंप्लीट हो गई, यहां पे बचता है सवाल, क्योंकि आप थ्योरी सीखकर कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक उसका एप्लीकेशन ना जाने। तो मैं मान के चलता हूं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 2 लेक्चर लगेंगे, तो पार्ट 1 आज मैंने खत्म कर दिया है। अगले लेक्चर में मिलूंगा तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आगे की बातचीत करूंगा कि कैसे इस थ्योरी को अप्लाई करके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर निकाला जाए। आपको याद होगा लेविस थ्योरी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और है, लेविस थ्योरी में हम सही स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे मॉलिक्यूल्स का, पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, तो हमको पता रहेगा कि किस डायरेक्शन में बॉन्डिंग होगी, और अगर हमको सारे बॉन्ड्स के डायरेक्शन पता रहेंगे तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अपने आप ही आप डिड्यूस कर लेंगे। तो इन सब चीजों को जानने के लिए अगला लेक्चर देखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।